नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है लाइव एक्सपोज में। मेरा नाम साहेब गुप्ता है। आज से हम शुरू कर रहे हैं लाइव एक्सपोज की एक नई सेगमेंट जिसका नाम है आज की क्लास। अक्सर आपने देखा होगा कि अध्यापक लगाते हैं बच्चों की क्लास, लेकिन हमारे शो में ठीक इसका उल्टा है। गेस्ट नहीं बल्कि बच्चे लगाएंगे अपने अध्यापक की क्लास। स्वागत करते हैं तालियों की गड़गड़ाहट से आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर शिशिर सर का। तो आज बात होगी इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर। 7 अक्टूबर की सुबह के वक्त फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे और घुसपैठ की। इस दौरान इजराइल के नागरिक पर हमला किया गया। इसके बाद युद्ध छिड़ गई और अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। सर, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ चुका है। ऐसा क्या हुआ कि जो फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन है हमास, उसने इजराइल पे हमला कर दिया? इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, जब आप पहली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि चरमपंथी, तो चरमपंथी का सबसे पहली बात, ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होता है, ना कोई देश होता है, ना उनका कोई एक भेष होता है। वो किसी भी भेष में अपने एजेंडा के अनुसार, अपने जो सेट टॉपिक्स हैं या सेट एजेंडा या सेट गोल के अनुसार वो किसी भी राष्ट्र या किसी भी देश पे वो हमला करते हैं। ठीक यही किया है हमास ने। उसका एक चरमपंथी, जैसे आपने खुद मान लिया कि एक चरमपंथी है। विश्व में जितने भी चरमपंथी संगठन है या आतंकी संगठन है, वो किसी एक धर्म को रिप्रेजेंटेटिव नहीं करते हैं। वो अपने एक ऑर्गेनाइजेशन को वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं या उसको प्रस्तुत करते हैं। वो नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी, या वो नहीं कहते कि हम किसी फला देश से। वो कहते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर सरगना से जुड़े हुए हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आईएम हो सकता है, इंडियन मुजाहिदीन हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। वो किसी एक संगठन की बात करते हैं। यानी यहाँ पे यही क्लियर होता है कि जो चरमपंथी हो किसी एक धर्म या किसी जाति या किसी देश को रिप्रेजेंटेटिव नहीं करता, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। रही बात उसका हमला करना, तो पहली बात यह हमें जानने की बहुत जरूरत है कि कोई भी चरमपंथी किसी भी राष्ट्र पे हमला क्यों किया। आपको ये देखना होगा कि आजकल बहुत सारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसों में या बहुत बहुत जगहों पे ये देखा जाता है कि या घरों में देखा जाता है कि आपके घरों में कबूतर ने घोंसले बना दिया। आपने ये देखा कि बहुत जगह बंदर अटैक कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि जंगल में आपका घर है कि घर में उनका जंगल है? यानी कहीं ना कहीं हम जंगलों को काट कहीं बसने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहां जाएंगे? तो यानी वो बंदर ही चरमपंथी हुआ। वो जो आपके घर में जो घोंसला बनाते हुए कबूतर है, जिसके आप अंडे फेंकने की कोशिश करते हैं या फेंक देते हैं, वो भी चरमपंथी कर रहे, जबरदस्ती आपके अंदर घुसपैठ कर रहे। लेकिन अगर घुसपैठ आप उसको मानते हैं, कभी एक बार जरूर सोचिएगा। दिल्ली के सफारी जैसी एक बड़ी अच्छी मूवी बनी हुई है, उसको देखिएगा और देखने के बाद पता चलेगा कि जंगल में कौन है, जंगली कौन हो गए, तो आपको पता चल जाएगा। जी सर, आपने बातों को घुमा दिया। फिलिस्तीन के जो चरमपंथी संगठन है हमास, इजराइल पे हमला क्यों किया? सर, हम चाहते हैं कि आप सीधा जवाब दें बातों को। सर, मैं सीधे सीधे बात करता हूं कि हमने एक वर्ड सुनते हैं और वर्ड होता है कि फाइट फॉर राइट। हम अधिकार के लड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले बोला चरमपंथी कोई धर्म नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमला किया। जो आपने जो विषय ये पीछे जो बैनर लगा रखा है, शायद इसका विषय हमास होता है, तो मैं ज्यादा अच्छी तरीके से बात कर सकता है। अगर आप सर हमास पे भी खुल के बोल सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि एक आतंकी संगठन है। मैं कह रहा हूँ आतंकी संगठन है। देखिए, दिक्कत क्या है पूरे वर्ल्ड में कि पूरे वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी बहुत अपडेट हो गई है और उस टेक्नोलॉजी से बड़े अच्छे अच्छे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। और उसका इंपैक्ट क्या है कि इन वर्ल्ड मिसाइल आर गाइडेड, मैन आर मिसगाइडेड। मिसाइल आर गाइडेड, सब मिसाइल की गाइडलाइंस पे काम कर रही, जो उसको टारगेट दिया रहा है वहां पे छोड़ रहा है, लेकिन जो उसको ऑपरेट कर रहा है वो मिसगाइडेड है। तो मुझे जहां तक लगता है कि हमास जो है वो मिसगाइडेड है। वो मिसगाइडेड होने के थ्रू वो हमला कर रहा है। ये इजराइल या फिलिस्तीन का हमला मत जोड़िए उसको। जो दिखाया जा रहा है कि आप इजराइल को सपोर्ट करें, फिलिस्तीन को सपोर्ट करें,
1948 में 1948 में फिलिस्तीन जन्मा और इजराइल जन्मा। कहाँ जन्मा? भूमध्य सागर के अर्बन देश में फिलिस्तीन में जाके बसा। फिलिस्तीन जो था वो फ्रांस में था, फिलिस्तीनी जितने लोग फ्रांस में थे। ठीक है, फ्रांस में क्या हुआ कि वहां के एक सैनिक पर आरोप लगा देशद्रोह होने का। वो वहां के तोपखाने में काम करता था। पता चला कि कहा गया कि उसकी राइटिंग जो है, जो एक लेटर पाया गया उससे मिलती जुलती है, जो कि लीक मामला का है, उस पर देशद्रोह लगाया गया। और अखबारों में अगले दिन से ये छपना शुरू हो गया फ्रांस में कि यहूदी जो हैं वो देशद्रोही हैं। एक तोपखानची में जो काम करने वाला व्यक्ति जो यहूदी है, उसने कुछ मामले जो लीक किया है जो नेशन के अगेंस्ट है। इसके बाद अखबारों में फ्रंट पेज से लेकर लास्ट पेज तक हुआ, उसमें लोगों ने घृणा करना शुरू कर दिया। जितने के जितने इजरायली लोग हैं, यहूदी लोग, उनसे लोगों ने घृणा करना शुरू कर दिया और ये कहा कि उनको निकाल दिया जाए। फिर क्या हुआ, बहुत देर तक, और आगे क्या हुआ कि उसको सजा, आजीवन सजा हो गया। आजीवन सजा होने के बाद में यह पाया गया कि उसी फ्रांस के आर्मी का कर्नल ने वो काम किया था। और सौभाग्य मानिए कि वहां भी एक बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट था और एमिल ने फिर उस इजराइल वाले जो कैदी था उसके ऊपर दोबारा से काम किया और उसके बाद वो रिहा हुआ। अब ये रिहा होने के बाद चीजें बहुत बिगड़ चुकी थी। अब लोगों को ये पता चला किस राज्य ये यहूदी जाए कहां, और उस समय भी ये यहूदियों के साथ बहुत दुर्भाव हुआ। आज 75 साल हो गए। 75 साल में इजराइल को बने हुए 7 बार युद्ध हुआ, 1-2 बार नहीं हुआ, 7 बार युद्ध हुआ। और उस दौरान भी, जबकि इजराइल का नामो निशान नहीं था, उस दौरान भी इजराइलों के यहूदियों के साथ रेप हुआ, उनको मारा गया, उनको निष्कासित किया गया। वो बड़े एक अपडेटेड कौम थी उस समय, बहुत अपडेटेड, वेल रिच थे, वेल्दी थे, लेकिन उनको हटाया गया तो उनको युगांडा जैसे देश में भेजा गया। लेकिन उन्होंने युगांडा ना जाके इसके बाद उनके नेता डेविड थे। डेविड ने 1948 में, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, 1948 में यहूदियों के नेता डेविड ने फिलिस्तीन को चुना और उस जगह पे जाके इजराइल बनाया। यानी कि फिलिस्तीन पहले से था, इजराइल जाके बसा। अब इजराइल बसा तो बसने के लिए जगह दिया जाता है। पहले आपने देखा होगा कि भारतीय रेलवे में आपको पहले एक बार बैठने की जगह दी जाती है, फिर आदमी पांव पसारना शुरू करता है, फिर उसमें लेटने की कोशिश करता है, फिर रात होते ही नीचे दरी बिछाकर सोने की कोशिश करता है। इजराइल ने ही काम करना शुरू किया। आप इंटेलेक्चुअल माइंड थे, इंटेलेक्चुअल कौम थे, लेकिन अब बातें क्या है, जो इसका मुद्दा जो है, मुद्दा सब मिला जुला के एक धर्म का है। आप उसको देखते जाइए कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ऐसा हो क्यों रहा है। सारी चीजें मिला के वहां पे एक केंद्र है, होली प्लेस है, जहां पे अगर इस्लाम की बात करें तीसरी मस्जिद है जो बड़ी पवित्र मंदिर मानी जाती है। उनके लिए, यहूदियों के लिए होली प्लेस है, वहां पे वो इसलिए मारा काट कर रहे हैं। यानी उस चीज को हथियाने के चक्कर में आपने कह दिया कि ये मेरा है इसलिए हम इस पे हमारा अधिकार है, और उन्होंने कहा कि नहीं ये इस्लामों का सबसे पवित्र जगह, तीसरी पवित्र जगह है तो यहाँ पे। तो एक बार ऐसा हुआ कि गुरु नानक साहब चले गए थे मक्का मदीना, और वो पैर उस साइड करके सो गए थे जिधर की मक्का मदीना। तो लोगों ने कहा, अरे मूर्ख काफिर, ये तो क्या कर रहा है, तूने पैर मक्का मदीना के तरफ किया हुआ है। उन्होंने कहा, अच्छा माफ करिए, मुझे नहीं पता था कि मक्का मदीना, तो बताइए किधर करके सो। उन्होंने कहा, इधर पैर ना करके सो, तो उस साइड का जिधर मक्का मदीना ना। तो यानी हुआ क्या कि जिधर वो पैर करे उधर ही मक्का घूमता चला गया, जिधर वो पैर करे उधर मक्का हो जाए, उधर पूरब करे तो पूरब, पश्चिम कर दे पश्चिम, उत्तर करे तो उत्तर, दक्षिण करे तो दक्षिण। तो वहां एक बात कही गई है ना कि तू इधर झुक जा चाहे इधर झुक जा, है ना, तेरी मस्जिद, तेरी मंदिर है, तेरी मस्जिद है, तू किधर है ना, तेरी ऊपर। तो चीजों को हम इस तरह से नहीं ले सकते, है ना। तो इधर मंदिर, इधर मस्जिद,
इधर गिर जा, तेरी मर्जी, इधर झुक जा, उधर झुक जा, उधर झुक जा, वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है, यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है। जी कोई सवाल पूछना चाहता है बीच में? क्या नाम है आपका? माधवी। क्या सवाल है सर से? मेरा सवाल है कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग चल रही थी कि क्या इज़राइल जो ये रेगुलर बॉम्बिंग्स कर रहा है क्या उसे सीज़ फायर कर देना चाहिए। उसमें 120 ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने फेवर में वोट किया कि हाँ सीज़ फायर कर देना चाहिए। सिर्फ 13 ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने उसके अगेंस्ट किया, जिसमें यूएस भी था, और 45 ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने हु आर ऑन द फेंस, जिन्होंने एब्सटेन किया, उसमें इंडिया भी था। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने सही किया एब्सटेन करके? क्या उन्हें पैलेस्टाइन में जो हो रहा है उसमें उन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल, आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है कि अभी यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुआ जिसमें भारत सरकार ने पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट ना करने का मतलब ये है कि वो अपने जगह पर बैलेंस, ये डिप्लोमेसी कहते हैं। राष्ट्र जो है एक डेमोक्रेसी चलता है, जो कि इंडिया डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रतीक है। उसमें एक घरेलू लोग होते हैं और एक विदेशी लोग होते हैं। घरेलू संबंध और विदेशी संबंध से देश का तरक्की होता है। विदेशी संबंध में जहां पे वोटिंग की बात आई, सरकार ने ये देखा, उसने ये पहले दिन ये लिया कि हमास जो कि एक चरमपंथ या एक आतंकी संगठन है, हम उसके अगेंस्ट हैं और उसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई इजराइल करता है तो हम उसके साथ हैं। लेकिन इजराइल का युद्ध हमास के ऊपर होना और हमास को पूरे फिलिस्तीन में फैल जाना, इसमें क्या हो रहा है कि वहां के आम लोग मारे जा रहे हैं और आम लोग की बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे मारे गए, टीनेजर के बच्चे मारे गए। आपने देखा होगा कि इंडिया से बहुत सारे ट्रक गए, बहुत सारे सामान गए ताकि उनको आम जनता के लिए रिलीफ दिया जा सके। रिलीफ की जो गाड़ी गई वो फिलिस्तीन के लिए लोग के लिए गए। और जहां तक वोटिंग की बात आई, युद्ध किसी के लिए सही नहीं है, लेकिन जब युद्ध नायक और प्रतिनायक के बीच ना होके नायक और खलनायक के बीच है तो युद्ध होना चाहिए। अब खल को अगर नहीं मारा जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो वोटिंग ना करके उसने ये नहीं कहा कि आप मारिए और इसने ये नहीं कहा कि आप मत मारिए। वो उसकी एक डिप्लोमेसी है, एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति है, उसके तौर पे उसने अपनी वोटिंग दी है चाहे नहीं दिया। लेकिन उसके ठीक विपरीत आप देखिए, जम्मू कश्मीर का मामला था, कौन हमारे साथ था? फिलिस्तीन हमारे साथ था कि नहीं था? वो हमारे साथ नहीं था। इजराइल हमारे साथ था, फिलिस्तीन हमारे साथ नहीं था। लेकिन हमने वोट करके ये कह दिया ये मामला एक दो राष्ट्रों के बीच का है। वो राष्ट्र जो कि एक संगठन, आतंकी संगठन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, वो उसके हिसाब से जायज। जितने भी देश हैं जिसको लग रहा है कि ये नाजायज है वो उसके अगेंस्ट में है, जो लग रहा है कि जायज है वो उसके फेवर्स में है। लेकिन मैं हमास के फेवर में नहीं हूं, किसी भी आतंकी संगठन के फेवर में नहीं हूं जो किसी भी राष्ट्र में अशांति फैलाता हो। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। क्या सवाल था? सवाल यह है कि भारत के एक राष्ट्रीय चैनल के एंकर हैं सुरेश चौहान के, तो उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि जो यहूदी हैं वो यदुवंशी हैं। पास्ट में यदुवंशी थे, बाद में धर्म परिवर्तन कर लिए। लेकिन हम इसमें जानना चाहते हैं कि कितनी सच्चाई है, क्या जो यहूदी हैं सच में यदुवंशी थे? मैं उन एंकर का तो कुछ नहीं कह सकता। शायद उन्होंने इतिहास ज़्यादा अच्छे से तरीके से नहीं पढ़ा है और कहीं दूर दूर के इतिहास में यहूदियों का संबंध किसी भी भारत देश के किसी विशेष जाति जो यादव लोग से प्रख्यात है उनसे कोई संबंध नहीं है, न कोई ब्लड रिलेशन है। अगर उनको इतनी चीज़ों की गहराइयों पता है तो डीएनए जैसा एक चीज़ होता है, उसको वो टेस्ट करवा लें और उसको फिर ब्रॉडकास्ट कर दें। देखिए यहूदियों और इंडिया का जो यदुवंशी हैं दोनों से। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ भी कहा जा सकता है। कहने को कुछ नहीं है और कहने को बहुत कुछ है। टीवी आपका है, चैनल आपका है, आप उसके सीईओ हैं, कुछ भी कह दें।
क्या नाम है आपका? तबस्सुम। क्या सवाल था? मेरा सवाल ये था सर, जो ये मुस्लिम होते हैं ना, मुस्लिम लोग होते हैं, जब वो अपने मतलब अपने लिए प्रोटेक्शन के लिए करते हैं तो इनको टेररिस्ट कहते हैं, और अगर दूसरी रिलीजन से कोई हो वो अटैक करे दूसरी कंट्री पे तो उनको टेररिस्ट क्यों नहीं कहलाते हैं, आतंकवादी क्यों नहीं कहते उनको? बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ये बड़ा वाजिब सा भी प्रश्न है कि लोगों का, हाँ, हमारे यहाँ भी किसी ने कहा था कि हर एक मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर एक आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है। लोगों ने कहा है इस बात को, और विचार करने वाली बात है कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। देखिए, मेरा यह मानना है कि अधिकार पे लड़ने में कोई बुराई नहीं है। चीजें क्या है कि देश में सबसे बड़ा देश इस्लाम राष्ट्र है, इस्लाम सबसे ज्यादा, इस्लामी कंट्री बहुत ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। और आपको मुझे बताते बड़ा दुख हो रहा कि इस्लामिक लोग जो इस्लाम को मानने वाले हैं, वही लोग एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को मार रहा है। लगभग पर डे 10,000 15,000 मुस्लिम पूरे वर्ल्ड में मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हैं, ये अलग सा मुद्दा है बात करने का। लेकिन ये जो धारणा बना देना है कि जब भी कोई मुस्लिम राष्ट्र अपने अधिकार के युद्ध करता है या बात करता है तो ये क्यों कहा जाता है कि वो आतंकवादी है, या कहा भी जाता है लोगों की बात से, ये गलत धारणा है। और ये धारणा इसलिए बनाया गया, कुछ एक आधा राष्ट्र ऐसे हैं जो आर्मी का दामन या आर्मी के कह सकते हैं कि एक रंगा हुआ शियार एक कहा जाता है कि उसके पीछे वो उस चीज का प्रयोग करके उस चीज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे राष्ट्र भी हैं। कहा जाता है कि आर्मी है, लेकिन आर्मी नहीं होता, कोई और होता है। अपन के साथ भी हुआ था कारगिल वाले युद्ध में। बहरहाल चीजों को समझने की जरूरत है कि धर्म पहले है कि राष्ट्र पहले है। जहां पे राष्ट्र पहले है और धर्म सेकेंडरी है, वहां पे अभी भी डेमोक्रेसी जिंदा है। जो राष्ट्र कहता है कि हमारा धर्म पहले है और राष्ट्र बाद में है, वहां बहुत सारे दिक्कतें हैं। अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। तख्ता पलट हुआ और अभी देखिए उस पर कौन राज कर रहा है, तालिबानी लोग राज कर रहे हैं। अब तालिबान अब आपके लिए क्या है? जो तालिबान को मानने वाले, संगठन को मानने वाले हैं, तालिबान को मानने वाले वो भी मुस्लिम हैं। अफगानिस्तान के लोग भी मुस्लिम हैं। अब तालिबान जो कि कोई बाहर से नहीं आया, उस अफगानिस्तान का एक हिस्सा है, और उस पर उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। अब क्या कहेंगे, तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं? मेरा आपसे ये प्रश्न है। अब ये मानते हो कि तालिबान एक आतंकी संगठन है, यानी जो भी धर्म या जो भी देश या जो भी कम्युनिटी अपने देश में बगावत करती है और देश को तख्ता पलट करने में पूरे जोर से लगा देती है, चाहे जो हो, वो आतंकवादी होता है। अब सबसे बड़ी बात, अब किस राष्ट्र में सबसे ज्यादा ये काम किया जा रहा है? तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे, ईरान घुमाइए, तुर्की घुमाइए, अफगानिस्तान घुमाइए, फिलिस्तीन घुमाइए, जो हमास है। हमास एक मुस्लिम है ना, लेकिन एक संगठन है। वो इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो हमास एक अपने संगठन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन बदनाम कौन हुआ? अगर कहा जाएगा हमास का व्यक्ति विशेष क्या है तो मुस्लिम है, और काम क्या कर रहा है, टेररिज्म वाला, तो उसको हम क्या कहते हैं? यही चीज लोगों में और फैलता चला गया। जो कहा जाता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, कुछ ऐसे संगठन जो है जो धर्म को गंदा, पूरा एक धर्म को या एक पर्टिकुलर गंदा करने की, और लोग उसको मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। आपके जो सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है, आपको पता है कौन है? नहीं। सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री तो आप बात करें, वहां के करेंसी पे गणेश की फोटो है। वहां अभी भी राम का, सीता का
और मंचन किया, रामलीला का मंचन किया जाता है, लेकिन उस देश में ऐसा कभी कुछ नहीं प्रॉब्लम हुआ। हाँ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अच्युतम पांडे है। क्या सवाल था? सर मेरा आपसे सवाल ये है कि हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मतलब लेवल पे बहुत सारी बैठकें हो रही हैं, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं। रशिया अपना कमेंट कर रहा है, इंडिया अपना कमेंट कर रहा है, चाइना अपना कमेंट कर रहा है, यूएस अपना कमेंट कर रहा है, यूनेस्को जैसी बॉडी अपने व्यूज़ दे रही है इन कंपैरिजन कि हम इस वॉर को रोक सकें या इस चीज़ों को हम शॉर्ट कर सकें। तो सर इस चीज़ को लेकर के हम अभी रशिया यूक्रेन का भी वॉर हो रहा है और हम हर कम्युनिटी हर मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहे हैं कि हम एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसको रोकने की बजाय इतने सारे व्यूज़, इतने सारे कमेंट्स, इतनी सारी उलझी बातें क्यों हो रही है? आपके हिसाब से इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, जब आपके पड़ोसी से, देखिए अटल जी ने बड़ा सही बात कही थी, आप सब कुछ बदल सकते हैं, अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। आप सब कुछ बदल सकते हैं, घर की गाड़ी बदल सकते हैं, घर का डिजाइन बदल सकते हैं, लेकिन आपके बगल में जो पड़ोसी है उसको नहीं बदल सकते। तो जब आपको यह पता चल गया कि पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो पड़ोसी से विवाद मत करिए, पड़ोसी से संवाद करिए। और जिस भी संबंध में संवाद नहीं होता वहां विवाद होना लाजमी है। अगर विवाद बढ़ेगा तो हाथापाई में आएगा, हाथापाई से युद्ध में आएगा। यानी चाइना और इंडिया की जब हम बात करें तो वहां बात पे संवाद होता है। और सीज फायर सबसे ज्यादा कब होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में? जब संवाद रुका है। तो संवाद होना बहुत जरूरी है। अब युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो डेवलप कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो। युद्ध किसी भी देश को 10 साल पीछे ले जाता है। रसिया को आप देख लीजिए, आप अभी इजराइल को देख लीजिए, मात्र अभी 20-25 दिन हुए युद्ध लड़ते लड़ते, आप उसको भी देख लीजिए कि उसका इकोनॉमिक कहां जा रहा है। तो युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप ये सोचें कि इजराइल में इतनी मौतें हुई हैं और फिलिस्तीन में उससे ज्यादा मौतें हुई हैं। फिलिस्तीन के लोग, आपको लगता है कि इस तरह से युद्ध करने से हमास खत्म हो जाएगा? जो एक बचेगा, जिसके मां बाप खत्म हो जाएंगे, वो लड़ेगा। कोई तो कोई बचेगा, वो फिर तैयार होगा, वो फिर लड़ेगा। यानी आप उस चीज से नहीं खत्म कर सकते दुनिया। हमास बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता, या हमास खत्म हो जाएगा, लेकिन जो इनोसेंट फिलिस्तीन मरे हैं, अब वो कितने हमास के मेंबर बन जाएंगे आपको पता है? वो बढ़ जाएगी उसकी संख्या। तो युद्ध को निपटाने के लिए एक वैश्विक स्तर पे बात करनी चाहिए और मुख्य रूप से जो समस्या है उस पर समाधान करने की बहुत जरूरत है। अगर आप समस्या पे समाधान नहीं करेंगे तो इस तरीके से युद्ध होते रहेंगे और जरूर होगा कि इस तरीके से चलते रहे और भी देशों में, तो बड़ा नजदीकी तौर से, बड़े नजदीक समय में आपको थर्ड वॉर देखने को मिल सकता है। सर अभी हम विटनेस करके आए हैं 2019-20 कोविड का पूरा एरा रहा है। तो अभी बहुत सारी जब बैठकें हुई थी, तमाम बैठकें हुई थी यूनेस्को की, WHO की, और हम बात कर रहे थे कि हम जितने भी देश हैं वो कर्ज में डूबते जा रहे हैं, उनको अपनी इकोनॉमी को लेके आगे बढ़ाना चाहिए, उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि जब हम युद्ध जैसा क्लाइमेट क्रिएट करते हैं तो हमारे एजुकेशनल इफेक्ट, हमारे कंट्री पे एजुकेशनल इफेक्ट आता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और फिर बाकी बहुत सारी तमाम ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिसको लेके हमारी GDP गिरने लगती है। और रशिया जैसा अगर डेवलप कंट्री इस तरीके को युद्ध में बढ़ावा देगा जिस तरीके से वो यूक्रेन के साथ कर रहा है, संवाद तो फिलहाल कर ही नहीं रहा है, वो तो कह रहा है कि हम संवाद नहीं करेंगे, युद्ध जो हमसे युद्ध करेगा हम उसके साथ युद्ध करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि अगर रशिया और इजराइल जो इतना अपने आप में डेवलप कंट्री माने जाते हैं वॉर जोन में, अगर इस तरीके से करेंगे तो बाकी कंट्रियों को, बाकी पड़ोसियों के लिए भी युद्ध जैसी सिचुएशन क्रिएट करने का बढ़ावा मिलेगा? एक देखिए कि जो रशिया कर रहा है, जो इजराइल कर रहा है, वो भविष्य में एक इंडिया को रास्ता दिखा रहा है कि आपके पड़ोसी है, वहां पे कुछ जगह नाम है जिसको बोलते हैं POK, हम जो कर रहे हैं वो आप कर सकते हो। ये एक रास्ता दिया जा रहा है। आप किसी चीज को
किस तरीके से पाना चाहते हैं, संवाद से या विवाद से। अगर आप विवाद से पाना चाहते हैं तो आप लड़ेंगे, आप मरेंगे, आपकी इकोनॉमी खराब होगी, आपका डेवलपमेंट नीचे जाएगा, आपके एजुकेशन स्तर जाएगा, आपका हेल्थ जाएगा, ये चीजें जाना लाजमी है। तो मेरा मानना पर्सनली किसी राष्ट्र में युद्ध नहीं चाहिए। आप देखिए हमसे 1 साल बाद चाइना आजाद हुआ है, चाइना और हम में कितना अंतर है। सर आप जो ये कह रहे हैं तो फिर क्या हमें अपनी हिंदुस्तान को अपनी कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए? हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं उनको पढ़ाई छोड़ के और गोली बम बारूद मिसाइल चलाने की प्रैक्टिस ले लेना चाहिए अब? नहीं, उसके लिए हमारे देश में डिफेंस है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिफेंस व्यवस्था है। चाइना जैसी कंट्री से जो है मतलब टॉप मोस्ट पॉपुलाइज कंट्री है, और चाइना और इजराइल जैसा देश जहां पे ये है कि हर वहां का नागरिक 2 साल की मिलिट्री की ट्रेनिंग लेगा और वो वॉर जोन से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो हम इतने बड़े पॉपुलेशन होकर के और चाइना से मान लीजिए हमारा युद्ध होता है जो कि डोकलाम में हुआ भी, और चाइना अभी तक हमारी जमीन ले लिया है और उसको हम वापस नहीं ले पाए, उसमें असमर्थ हैं। इसको लेकर के कई बैठकें चल रही हैं, तमाम दौर आए और चले भी गए, और हमारे जो विदेश नीति के अभी मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उनका भी स्टेटमेंट है हाँ जी हम वापस लेंगे। तो हम डोकलाम जैसी जमीन को रिसेंटली जो मोदी सरकार में गई है उसको हासिल कर नहीं पा रहे हैं, और हम पुरानी पिछली पीओके हासिल करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो संभव तो नहीं लगता सर। डोकलाम केस को आपको मुझे लगता है कि पढ़ना पड़ेगा दोबारा से, और जहां तक मैंने पढ़ा है, हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूँ फिजिकली रेकी नहीं किया ना आप किए होंगे। हमारे पास वही खबरें हैं जो वहां के आर्मी से आई है, जो वहां से ज्योग्राफिकल रिपोर्टर्स ने जो बात कही है, और चीजों को आप सैटेलाइट की विजुअल से बात कर सकते हैं या कुछ भी बात कर, आपको शायद पता हो या ना पता उसको मुझे पूरी गारंटी नहीं है, लेकिन डोकलाम केस में चाइना 2 स्टेप पीछे गया। ये मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा उस पीरियड का पहले ये बात बिल्कुल सही था कि वो हमारे सीमा में आए, लेकिन इसके बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव और इसके बाद जितने भी दबाव संवाद के साथ हुए, और संवाद के बाद वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल था उससे वो पीछे हटे हैं। और डोकलाम वाले केस में बिल्कुल क्लियर मुद्दा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कोई भी जमीन चाइना को नहीं दी है, न चाइना ने उस पर कब्जा किया है। सर एक और सवाल है, भारत किसका सपोर्ट कर रहा है? कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि हम इजराइल के साथ हैं, और बाद में राहत सामग्री होती है वो फिलिस्तीन के लिए भिजवाते हैं। तो आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी और भारत सरकार किसके साथ है? बिल्कुल सही प्रश्न है, और भारत जो है इजराइल के साथ है, और होना चाहिए, क्योंकि भारत का युद्ध फिलिस्तीन के साथ नहीं हो रहा, हमास के साथ हो रहा है। जब हमास के साथ हो रहा था, भारत खुद आतंक से त्रस्त है। जब भारत आतंक से त्रस्त है, उसके साथ देने वाले लोग हैं, तो मेरा यह मानना पड़ता है कि राष्ट्र, पूरे देश में जो भी राष्ट्र आतंक से त्रस्त है, भारत हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। सर फिलिस्तीन का ही संगठन है हमास, फिलिस्तीन का सपोर्ट करना मतलब हमास को सपोर्ट करना। यहां से भारत सरकार से सामग्री गई फिलिस्तीन के लिए, मतलब हमास के लिए भी गई। देखिए आपको थोड़ा सा मुझे लगता है जानकारी लेनी पड़ेगी। जब भी कहीं युद्ध होता है तो उस युद्ध का एक नियम होता है कि आप कोई भी बमबारी आम जनता पे या सिविलियन पे नहीं करेंगे। पहली बात जो कि ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। जब आम जनता और सिविलियन मारे जा रहे हैं, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, तो उसका एज ए ह्यूमन बीइंग होने के नाते, और जो कि हम एक बात टैग लाइन कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, उस वसुधैव में एक वो भी राष्ट्र आता है जिसका नाम है फिलिस्तीन। वहां पे भी एक इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं जो फिलिस्तीन लोग हैं। तो उसको आपदा के समय, विपत्ति के समय हम उसको राहत सामग्री दे रहे हैं। तो कोई हमने टर्की को दिया भी, वहां भी अभी भूकंप आया था तो वहां भी हमने दिया है। तो ये थोड़ा हम ये सोचते हैं हमारा दुश्मन देश, हमने अभी पाकिस्तान में कुछ हो जाता है तो हम भी राहत सामग्री वहां भेजते हैं, वो हमें भेजते हैं। राहत सामग्री मीन्स जिसको को राहत होता है। हम हमास को वेपन नहीं दे रहे हैं ईरान की तरह, ड्रोन नहीं दे रहे हैं। अगर हम कोई वेपन देते, कोई मिसाइल देते तो वो गलत होता है। फिलिस्तीन के साथ
बीजेपी की पहले भी सम्मत है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी, तो हमें फिलिस्तीन को, हमने वोट किया है फिलिस्तीन को राष्ट्र बनने में भाई। सर, इजराइल के प्रधानमंत्री और वहां के जो भी मंत्री है वो कह रहे हैं कि युद्ध नहीं रुकने वाली है, तो क्या लगता है कि युद्ध रुकेगी और कब तक रुकेगी? देखिए, उनका मानना है कि हम अगर समझौता करते हैं तो सरेंडर करना है। वो इस बात को लेकर बहुत क्लियर है। उनका यह मानना है कि जब तक जितने बंधक बने हुए हैं इजराइल, उनको छोड़ा जाए और हमास को जब तक खत्म न किया जाए, कोई भी नासूर नहीं पालना चाहिए। अगर आप नासूर पालेंगे तो कैंसर का रूप होगा, फटेगा तो आप कोई डिटेक्ट करेगा। तो वो हमास एक नासूर है, उसको मारने में, उसको खत्म करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि आम फिलिस्तीन लोग हैं, उसमें उनकी जान ना जाए, उनका नुकसान ना हो। इसमें फिलिस्तीनियों को भी सहायता करनी चाहिए इजराइल को। सर, इजराइल का इतना सपोर्ट क्यों हो रहा है? जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो भी गए थे इजराइल में, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी गए थे, तो इतना सपोर्ट इजराइल को क्यों? फिलिस्तीन को सपोर्ट क्यों हो रहा है? क्यों मुस्लिम कंट्री सारे लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं? क्यों नहीं एक भी मुस्लिम कंट्री इजराइल के साथ क्यों नहीं खड़ा है? मेरा प्रश्न ये आपसे भी है कि देश में इतने बड़े इस्लामिक कंट्री है, सारी इस्लामिक कंट्री हमास के साथ क्यों खड़ा है? फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो रहा है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली हमास के साथ खड़ा, क्योंकि युद्ध जो है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में नहीं है। मैं आपसे पहले एक क्लियर कर रहा हूं, युद्ध जो है इजराइल और किसके बीच में? हमास के बीच में। यानी ये क्लियर है कि हमास के बीच में, लेकिन सपोर्ट किसको किया जा रहा है? तो इनडायरेक्टली सपोर्ट कौन हो रहा है? इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। तो और किसी का सवाल है? क्या नाम है? सुजीत कुमार। क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल है, जब इजराइल, हमास और फिलिस्तीन ये देश बना था एज ए लैंड वाइज, मतलब फिलिस्तीन बहुत बड़ा था, लेकिन साल दर वो छोटे होते गया, तो कहीं न कहीं वो इजराइल बढ़ रहा है। तो इजराइल शुरू से ही इन पे गलत तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है, जो हर न्यूज़पेपर या हर देश ध्यान नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट तो हो रहे हैं। आतंकवादी चाहे नॉर्मल लोग हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, किसी के घर को अगर धीरे धीरे कब्जा किया जाएगा तो वो कुछ ना कुछ करेंगे। पहली नंबर बात ही, इजराइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि आने वाले मिसाइल को भी ऊपर ही ख़त्म कर सकता है। जब इजराइल को तुर्की, कतर और ईरान जैसे देश समर्थन दे रहे थे या मिसाइल भेज रहे थे, वो उन्हें पता चल सकती थी या चली भी होगी। ठीक है सर, अभी कहीं भी परमाणु परीक्षण तक भी होता है तो लगभग देशों को पता होता है कहाँ हो रहा है। वो सैटेलाइट से देखते हैं, कहीं से भी देखते हैं, वो देख रहे हैं। और तीसरी बात सर, ये अभी क्यों हुआ? इस टाइम पे इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ देश में मोर्चा चल रहा था, उसी टाइम पे क्यों हुआ? कहीं न कहीं इजराइल ये युद्ध चाहता था। क्या ये सही है कि नहीं? देखिए, ये विषय बड़ी गहनता की है, बड़ी रिसर्च और शोध का विषय है कि क्या वहाँ के जो नीतियाई, जो देश के सुप्रीम हैं, उनके आपसी जो राजनीतिक कद छोटा हो रहा था या जो उसमें उठक बैठक हो रहा था, उसके कारण चीज हुआ है। ये एक शोध का विषय है, ये बाद में पता चलने की विषय। रही बात कि हम टेक्नोलॉजी से बहुत अपडेट हैं, तो इजराइल अपने आप को ठीक है, बिल्कुल अपडेट होने के बाद चीजें बड़ी सतर्क था, उस सब कुछ, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्री है, सारा कुछ किया। आयरन डोम के हिसाब से उसने ये सोचा था कि जो भी कुछ भी हमारे पर रॉकेट दागे जाएंगे वो उसका जवाब देगा। लेकिन जो इस संगठन किया, उसने होमवर्क बहुत ज्यादा किया है। उसको पता था कि आयरन डोम की क्या फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में कितने को वो मार सकता है, इसलिए उसने इतनी फ्रीक्वेंसी में भेजा है रॉकेट कि आयरन डोम उसको कैच नहीं कर सकता है, नष्ट नहीं कर पाता है। सर, बात यह है कि आप अमाउंट देख रहे हैं मिसाइल का, 5000 मिसाइल एक बार में दागे गए, जबकि इजराइल जैसा कंट्री को ये चीज़ कहीं ना कहीं पता थी। जब भी 5000 को अगर 500 के कंसाइटमेंट में अगर भेजा गया, वो भी ईरान से, तो कहीं न कहीं अंदर की खबर थी। दूसरी नंबर, 7 अक्टूबर को ये अटैक हुआ था। 5 या 6 अक्टूबर को अमेरिका का एक न्यूज़ एजेंसी ने ये डिक्लेयर किया था कि हमास अटैक की तैयारी कर रहा है, और ये इजराइल को बताया गया था। तो उसने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? इजराइल का ये सबसे बड़ा फेलियर है अब तक के 75 साल के एज में। इजराइल का सबसे बड़ा फेलियर मोसाद का है, जो उसको एजेंसी है, फेलियर उसके इंटेलिजेंस का है, फेलियर उसके टेक्नोलॉजी का है।
ये वाकई बहुत बड़ा इजराइल का फेलियर, उसको जो बैकफुट पे ले जाता है। चीजें इजराइल को अपने मोसाद पे सबसे ज्यादा उसको विश्वास था, और मोसाद के तरफ से कोई फीड नहीं आया था देश को या राष्ट्र को कि कुछ ऐसी घटना घटेगी। जहां तक इसमें देखा गया कि घटना घटने के पीछे जो होमवर्क किया गया, कोई भी बात जो है हमास को लोगों ने है फोन से या वायरलेस सिस्टम से ना करके लैंडलाइन फोन से चीजों किया, और बड़े प्लान तरीके से किया। अभी देखो अंडरग्राउंड वो काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड सुरंग लगा के काम कर रहे हैं ताकि युद्ध में बने रह सके और इजराइल को भी परास्त करने की कोशिश है। इजराइल की जहां तक कह रहे हो कि पहले बहुत छोटा सा कंट्री था, बढ़ता गया। इजराइल ने 7 बार युद्ध लड़ा, 7 बार युद्ध में उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन में उसने जमीन को जीता, इसलिए वो बढ़ा। सर नेक्स्ट सवाल ये है कि जब जब भी वर्ल्ड वार 2 बार हुआ है, उस टाइम पे अमेरिका की इकोनॉमी डाउन हो रही थी दोनों बार, और अभी भी यही हालत है। अमेरिका के स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहे हैं। कोरोना के बाद अमेरिका भारत से भी ऐसा, मतलब भारत पहले रिकवर कर लिया अपने आप को, अमेरिका भी अभी तक उतना नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है कि नहीं? अमेरिका ऐसा चाहता है क्या? नहीं, देखो कोई भी वॉर होगा तो जो भी कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करेगा उसके इकोनॉमिकल डेंट उसे होना ही होना है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो या मिडिल ईस्ट हो, कोई भी कंट्री। जो भी कंट्री किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट करेगा उसको डेंट लगना तय है, इकोनॉमिकल डेंट लगना तय है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि कोई थर्ड वॉर नहीं होने वाला है। ये जो चल रहा है ये इंक्रोचमेंट वाली काम है। हम चीजों को अगल बगल जो हड़पने वाली बात है, जैसे गांव में खेत का हड़प लिया किसी का, किसी में दीवार ज्यादा बना लिया, किसी में कुछ कर लिया, और जहां पे जो ताकतवर होता है उसका कोई दोष नहीं होता है। तुलसीदास ने कहा है रामचरितमानस में, समर्थ का कोई दोष न गुसाई, जो समर्थवान होता है उसका कोई दोष होता ही नहीं है। तो लोग इस बात की चीज को लेकर सर अब 2 सवाल और लेंगे और फिर खत्म करेंगे। हाँ, क्या सवाल था? क्या नाम है आपका? श्रेया। हाँ, क्या सवाल था? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा हम बोलते हैं कि जब वॉर होता है तो चिल्ड्रंस को और वुमेन्स को हम उतना हार्म नहीं करते, दे आर केप्ट सेफ। तो जैसा कि अभी वॉर हो रहा है या फिर पहले भी जो वॉर्स हुए हैं, हम सबसे ज़्यादा देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से वुमेन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल वाकई गलत है। आप देख रहे हैं कि 5000 करीब बच्चे मारे गए, जिसमें से आपको पता है कि नहीं, गणना जो अमूमन गणना जो है कि 50,000 औरतें अभी वहाँ प्रेग्नेंट हैं जिनकी डिलीवरी टाइम बहुत नज़दीक है या किसी के 1-2 महीने के अंदर होना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। युद्ध का मतलब ये होता है कि आप युद्ध जिससे लड़ रहे हैं उससे आप अगर आप किसी कंट्री वाइज युद्ध भी होता है तो आप आर्मी की जगहों को आप उसमें बनाएंगे, उसको अपने जद में लेंगे, वहां पे हमला करेंगे, ना कि सिविलियन जगह पे करते हैं। लोगों का कहना कि एयरफोर्स है, रात को हमने बमबारी किया, हमें पता ही नहीं चला कि उस नीचे सिविलियन एरिया है या आर्मी बेस्ड है या कैंटोनमेंट है। यहाँ पे जो दिक्कतें हैं, इजराइल एक पावरफुल कंट्री है, वो अपने जिद पे अड़ा हुआ है। उसका ये मानना है कि फिलिस्तीन के लोग जो हैं, फिलिस्तीन के जो मुस्लिम जो स्पेशली लोग हैं, वो हमास के साथ में है, और यानी कि गेहूं का साथ घुन पीसने वाली बात है कि आप अगर उसके साथ दोगे। ईरान का उसमें बड़ा हाथ होने का ये कहा जा रहा है, लेकिन ईरान ने अपने आप को अलग कर लिया कि नहीं, हमारा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है। तो अगर जैसे फिलिस्तीन के लोग भी ये कहते हैं कि नहीं, हमारा हमास से कुछ लेना देना नहीं है, और यहाँ पे हमास का संगठन अगर उसमें सहयोग करते तो शायद वो हमला का डायरेक्शन बदल जाता है। लेकिन युद्ध का डायरेक्शन पूरा हमास है, जिसमें फिलिस्तीन गाजा पट्टी मुख्य तरह से है। सर आज का हमारा जो शो था वो आज से शुरुआत हुई, आज की क्लास। तो सर आपने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सर लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस युद्ध से? इस युद्ध को हुए बहुत दिन हो गए, हजारों लोगों की मौत हुई, लास्ट में आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है कोई भी युद्ध में, किसी भी युद्ध के पक्ष में नहीं हूं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का हो, इजराइल फिलिस्तीन का हो, यूक्रेन या रशिया का हो, इन सब में जान और माल की हानि होती है। इससे देश बहुत पीछे जाता है।
इससे आपसी संबंध बहुत खराब होते हैं। मेरा मानना है कि आपसी संबंध अच्छा होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखमय होना चाहिए, सभी सुखी होना चाहिए, क्योंकि हम जो राष्ट्र हैं, भारत राष्ट्र है, हम पूरे धरा को अपना एक मानते हैं, पूरा परिवार मानते हैं, अपना कुटुंब मानते हैं। कुटुंब का जो होता है वो बदला नहीं जा सकता और उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसके साथ समन्वय अच्छा होना चाहिए, संबंध अच्छे होने चाहिए। अगर सबका विकास होगा तो हमारा विकास होगा, सभी खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। मानवता की यही एक मांग है और यही मानवता की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हर सप्ताह हर दिन ऐसे शो आज की क्लास हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।